देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भूत रूह या आत्मा, इनका कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिसे ये रूहें और आत्मा अपना ठिकाना बना लेती हैं। अभी तक आपने पुरानी इमारतों और जहाज़ों पर रूहों के कब्जे के बारे में सुना होगा, पर आज हम आपको एक ऐसी विचित्र जगह के बारे में बताएंगे जहां पर पिशाचों का राज है। ये एक ऐसी जगह है जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया है। वो है पिशाच का अड्डा। दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और ये कहानी काफ़ी साल पहले की है। जब मैं शहर से घर लौट रहा था तो मैंने पिछले कुछ दिनों में ही गाड़ी चलाना भी सीख लिया था, और जब से मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी तब से लेकर मैं किधर भी अपने आप ही चला जाता था। मुझे किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं रहती थी। इसी बीच में एक दिन शहर में शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था, और शॉपिंग ख़त्म होने के बाद जैसे मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था तो मुझे अचानक एक काम याद आ गया, जिस वजह से मैं अपने दोस्त विशाल से मिलने के लिए चला गया। और इसी मुलाकात में मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया। ऊपर से इन दिनों काफ़ी बारिश भी हो चुकी थी, जिस वजह से रात को थोड़ा कोहरा भी आ जाता था। फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो मैंने पाया कि इस वक्त रात के करीबन 10 बज रहे थे, और जब मुझे घर जाने में करीब आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगने वाला था तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और उसके बाद तुरंत ही वहाँ से निकल गया। दरअसल मैंने सोचा कि अगर मैं मेन रास्ते से जाऊँगा तो मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। इससे अच्छा है कि मुझे वो शॉर्टकट ही नहीं लेना चाहिए। हमारे गांव का एक शॉर्टकट रास्ता भी पड़ता था, और इस शॉर्टकट रास्ते पर जाने से लोग डरा करते थे। लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर भूत प्रेत रहते हैं, और वहाँ पर कुछ वीरान टापू भी थे जहाँ पर भूतों का वास है। मगर मैं गांव के स्थानीय लोगों की बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी को उसी शॉर्टकट पर बढ़ा दिया और बिंदास होकर गाड़ी को चलाने लगा। मैंने गाड़ी के अंदर म्यूजिक को तेज कर दिया था, जिस वजह से गाड़ी के अंदर म्यूजिक की आवाज़ से मुझे दूसरी गाड़ियों की आवाज़ भी कुछ खास सुनाई नहीं दे रही थी। मैं अपने मन में मगन होकर गाड़ी को चलाता जा रहा था, और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई पीछे बैठकर मुझे घूर रहा है। पहले तो मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार जब मुझे इस चीज़ का एहसास होने लगा तब मैंने गाड़ी को साइड में लगा दिया। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या जच गया था कि मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाया। फिर मैं जैसे नीचे उतरकर पीछे वाली सीट को देखने लगा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी सांसें अब ऊपर नीचे हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई अपने ठंडे ठंडे हाथ बार बार मेरे शरीर पर फेर रहा था, जिस वजह से मुझे मजबूरन गाड़ी को रोकना पड़ा था। फिर थोड़ी देर तक मैं गाड़ी से बाहर उतरा रहा, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर बैठने का मन नहीं कर रहा था। और फिर किसी तरह जब मुझे लगा कि अब मुझे काफ़ी रात हो गई है तो मैं तुरंत ही गाड़ी में सवार हुआ और फिर वहाँ से रवाना हुआ। लेकिन जिस छोटी सी घटना की वजह से मैंने अपनी गाड़ी को रोककर गाड़ी के पीछे वाली साइड में देखने की कोशिश की थी, अब वो घटना बड़ी होने लगी। दरअसल अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे बहुत ही सारे लोग बैठे हुए हैं, और जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे वहाँ पर सफ़ेद रंग का कुछ नज़र आता। लेकिन जैसे मैं डायरेक्ट उस तरफ देखने की कोशिश करता तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती। थोड़ी देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया, और अब गाड़ी के अंदर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। और ऐसे में अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया है। तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता। और जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरा दिल कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि वो एक महिला थी जिसने अपने पूरे जिस्म के ऊपर सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसके इस रूप को देखकर मेरा तो दिल कांपता जा रहा था, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं गलत फंस गया हूँ, क्योंकि जिस महिला ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी जिसके दांत लंबे लंबे थे, और उसके हाथों के नाखून अब धीरे धीरे मेरे कंधे के अंदर धंसते जा रहे थे। उसके बाद मुझे अपने बगल वाली सीट की तरफ से एक आवाज़ आई,
और जैसे मैंने अपनी गर्दन उस तरफ घुमाई तो मुझे उसी की तरह दिखने वाली एक और चुड़ैल दिखाई देने लगी। और तभी उन्होंने मुझे एकदम से पकड़ा और गाड़ी का दरवाजा झट से खुल गया था। फिर मेरे पांव अपने आप ही हवा में उठने लगे और फिर मुझे घसीटकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। दोस्तों, एक बार के लिए तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये मेरा सपना है या फिर एक हकीकत। लेकिन जैसे मेरे जिस्म के अलग अलग भागों में मुझे दर्द हुआ तो मैं समझ गया कि अब सच में मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस गया हूँ। उसके बाद मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया और जिस वजह से मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छाने लगा और अब मैं देख नहीं पा रहा था कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन मैं इतना महसूस कर सकता था कि कोई मुझे कांटेदार झाड़ियों के अंदर से घसीटते हुए कहीं पर लेकर जा रहा था। मैं इतना तो जानता था कि जो मुझे घसीट कर ले जा रहा है वो एक चुड़ैल की तरह दिखने वाली पिशाचनी थी। फिर थोड़ी देर तक तो मैं इन सब चीज़ों को महसूस करता रहा, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से थोड़ी देर के बाद ही मेरे पूरे जिस्म के अंदर बेहोशी आ गई और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हरी भरी घास मेरे चारों तरफ फैली हुई थी और उसके अंदर मुझे कुछ फूल पड़े हुए नजर आ रहे थे। फिर जब मैंने उठकर इधर उधर देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वहाँ पर एक पत्थर की बड़ी शिला बनी हुई थी और उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड को मैं अंधेरे की वजह से पढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने जैसे अपनी जेब में हाथ देने की कोशिश की तो मुझे हलचल महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे आजू बाजू में है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने काफ़ी देर तक इधर उधर देखने की कोशिश भी की, मगर मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ की चीज़ों को बड़े ही गौर से देखा तब मुझे एहसास हुआ कि अभी मैं जिस स्थान पर रुका हुआ हूँ वास्तव में वो कोई नॉर्मल स्थान नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। और उस कब्रिस्तान को देखते मेरे पूरे शरीर में पसीने छूटने शुरू हो गए थे, क्योंकि जितना मैंने उस कब्रिस्तान के बारे में सुना था शायद ही कोई दूसरी जगह उस कब्रिस्तान से ज़्यादा हॉन्टेड हो सकती थी। पहले ही मैं काफ़ी डरा हुआ था और ऊपर से इस कब्रिस्तान के नज़ारे ने मुझे और भी ज़्यादा डरा के रख दिया था। अब इतने में मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे बगल में कोई मिट्टी खोद रहा है और वो मिट्टी मेरे पैरों पर गिर रही है। दोस्तों, इस चीज़ को मैं महसूस करते ही मेरे पूरे शरीर में सनसनी मच गई। मैं तुरंत ही उठकर बैठ गया और जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि मुझे वहाँ पर वही महिलाएं खड़ी हुई नजर आ रही थी जिनका हुलिया देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। अब तो मेरी भी हालत जवाब देने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उनमें से एक ने मेरे कान में आते हुए कहा, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, बस कुछ देर और बाकी है। अब उसकी बातें सुनते ही मेरा पूरा शरीर फूल गया था और अब मैं और भी ज़्यादा घबराने लगा। किसी तरह से मैंने उस बगल वाली कब्र को अपने हाथ से पकड़ा और उसके बाद खड़ा हो गया। और जैसे मैं उठा तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखते मुझे एक बार के लिए चैन की सांस मिली और उसके बाद मैंने तुरंत ही वहाँ से चलना शुरू कर दिया। पर ना जाने क्यों लेकिन मुझे अपने पैर में अब बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे पूरे शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से मुझे उस कब्रिस्तान से निकलना था, वरना आज मैं अपनी ज़िंदगी गंवा सकता था। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जैसे मैं यहाँ से उठा था तो मुझे यहाँ पर कोई नज़र क्यों नहीं आया था। धीरे धीरे मैंने उस कब्रिस्तान से बाहर निकलना शुरू कर दिया और जैसे मैं कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंचा तो अचानक से वहां पर मुझे ढेर सारे लोगों की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। पर जैसे मैंने बाहर की तरफ का नज़ारा देखा तो मेरा दिल दहल गया और मैंने देखा कि बाहर की तरफ मुझे वही महिलाएं खड़ी हुई नजर आ रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और वो सभी वहाँ पर कुछ करने में लगी हुई थी। फिर जब मैंने उन सभी को ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वो किसी बच्चे को मारकर खा रहे थे। एक ने उसका हाथ चबाना शुरू कर दिया था तो दूसरी महिला ने उस बच्चे के सीने को फाड़ दिया था और उसके अंदर से कलेजा निकालकर वो उसे खाने में लगी हुई थी। दोस्तों, ये सब देखकर मेरी तो हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी और मैं अंदर तक हिल गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इससे भयानक नज़ारा नहीं देखा था और शायद यही हाल मेरा भी होने वाला था। बाद में जब मुझे लगा कि मेरी भी यही दशा होने वाली है तो मैंने आओ देखा ना ताओ
और तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। मैं कब्रिस्तान से बाहर होते हुए उन महिलाओं के करीब से वापस से सड़क पर पहुंच गया था, लेकिन इस बार मैंने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और वहां से जितना जल्दी हो सके भागना शुरू कर दिया। मैं भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी का कोई ठिकाना मालूम नहीं था कि इस वक्त वो कहाँ पर होगी। फिर जैसे मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई नहीं है और सारा माहौल शांत है, तो फिर मैंने आराम से चलना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब तूफान के पहले का सन्नाटा था। थोड़ी देर पहले तो मुझे अपने पीछे की तरफ से कोई आता हुआ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके बाद अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई अपने कदमों को पटकते हुए लगातार मेरी तरफ बढ़ने लगा है। और फिर जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वहां पर 4 औरत थी और वो अभी भी बहुत ही स्पीड से मेरी तरफ आ रही थी और इस बार वो और भी ज़्यादा खुकान लग रही थी। फिर क्या था, मैंने भी फिर से वही किया जो मुझे ठीक लगा। फिर मैंने पूरा जोर लगाकर भागना शुरू कर दिया और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी तेज स्पीड से भाग रहा था कि उस कब्रिस्तान से बाहर निकलना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर वो महिलाएं मुझे कब्रिस्तान से बाहर कैसे आने दे सकती थी। और फिर थोड़ी दूर आगे हिम्मत उठाकर भागने के बाद मुझे हमारे गांव का एक मंदिर दिखा। दरअसल वो मंदिर बालाजी भगवान का था और वहां पर जाने के बाद तो वैसे भी सारे खतरे टल जाते थे। और उसके बाद मैं किसी तरह से उस मंदिर की सीमा में पहुंच गया। फिर वहां पर पहुंचते ही मुझे एक चैन की सांस मिली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।